आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करते हैं वो है हरलाखी विधानसभा सीट। मधुबनी में ये सीट है और फिलहाल जेडीयू के कब्जे में है। लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ मुकाबले में रहे हैं और जीत मिलती है तो उसकी वजह यहाँ पर क्या जातीय समीकरण वजह रही है या किसी खास पार्टी का दबदबा रहा है। रंजन जी, अगर हरलाखी को आप स्कैन करें तो क्या दिखता है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप हरलाखी विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज़ यहाँ पर दिखती है कि यहाँ पर लेफ्ट का एक इम्पैक्ट दिखा है, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक इम्पैक्ट दिखा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी हरलाखी में मजबूत रही है। तो दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला जो है यहाँ का राजनीतिक इतिहास हमें दिखाता है, जिसमें बाजी कभी कांग्रेस के हाथ लग जाती थी तो कभी बाजी जो है वो सीपीआई के हाथ में लग जाती थी। और यही वजह है कि दोनों ने इस सीट पर सर्वाधिक बार जो है वो जीत हासिल की है। और ये जो राइवलरी थी वो लगभग 1995 तक चलती रही, फिर 2000 आता है, उसमें कांग्रेस की एग्जिट होती है और फिर जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो उसमें एंट्री लेती हैं, लेकिन सीपीआई बना रहता है और वहां पर एक मुकाबला जो है वो होता रहता है। कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी आरएलएसपी, वो यहाँ से जो है चुनाव जीतते रहते हैं। हालांकि 2015 में जब महागठबंधन बना था और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो वो महागठबंधन था उसमें ये सीट कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस का खेल खराब किया था तो वो किया था सीपीआई ने ही। तो ये राइवलरी थी और इसमें क्या कुछ आगे हुआ है इस पर हम अभी नजर डालेंगे। लेकिन पहली बात जो हम जान लें कि जो हरलाखी विधानसभा है, ये यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और अनक किशोर देवी जो हैं वो यहाँ से पहली विधायक बनी। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ती थी, लेकिन जो अगले दो चुनाव हुए यहाँ पर 1962 और 67 में, तब बैद्यनाथ यादव सीपीआई से जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब तक हरलाखी विधानसभा में कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें सीपीआई और कांग्रेस ने बराबर चुनाव जीते हैं। मतलब 6 बार जो है वो सीपीआई सफल रही है तो 6 बार ही कांग्रेस पार्टी को यहां से सफलता मिली है। जेडीयू इस सीट को 2 बार जीतने में कामयाब हुआ है तो आरएलएसपी को भी 2 बार ही सफलता मिली है। आरजेडी एक अवसर पर जीतने में कामयाब हुआ है। लेकिन एक दिलचस्प बात मुझे ये देखकर लगती है, जब आप आंकड़ों को देखते हैं, जातीय समीकरण को देखते हैं, तो देखकर लगता है कि ये सीट जो है परफेक्टली आरजेडी का जो समीकरण होता है उसको सूट करता है। लेकिन अगर आप ये जीता है, जी हाँ, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आरजेडी यहाँ 2020 में चुनाव नहीं लड़ती है, उससे पहले 2016 में बाई इलेक्शन होता है, उसमें भी चुनाव नहीं लड़ती है और 2015 में भी जेडीयू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा रहा था। तो ये बात थोड़ी समझ से परे है। अब इस बार क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सर्वाधिक बार जीतने वाले उम्मीदवारों की हम चर्चा करें तो बैद्यनाथ यादव ने 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और राम नरेश पांडे ने भी 3 बार ही यहाँ से सफलता अर्जित की है। अब अगर हम आखिरी 3 चुनाव की तरफ गौर करें और आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या कुछ दिखता है। 2010 में शालिग्राम यादव जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, क्योंकि यहाँ पर जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो शालिग्राम यादव जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और सीपीआई से राम नरेश पांडे जो है वो यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस से मोहम्मद शब्बीर थे और आरजेडी से रामाशीष यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। रामाशीष यादव भी जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट थे। तो यहां पर जो मुकाबला होता है उसमें शालिग्राम यादव को
30,281 वोट मिलते हैं, मतलब 27% वोट, और 23,622 वोट आते हैं सीपीआई के प्रत्याशी राम नरेश पांडे को, 21% वोट, और जो तीसरे स्थान पर आरजेडी रहा था तो रामाशीष यादव को जो है 20,572 वोट, मतलब 18.33%, और कांग्रेस चौथे स्थान पर थी 18,276 वोटों के साथ 16.28%। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट जो है यहां पर हुई, जिसमें कि जीत शालिग्राम यादव को मिला, जेडीयू के प्रत्याशी, और वो 6,659 वोटों से जीते, सिर्फ 27% वोट लाकर। यहां पर जब आप देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कि मल्टी कॉर्नर फाइट या ट्रायंगुलर फाइट ही जो है वो हमें देखने को मिलती है। इससे पहले अगर हम जाएं तो 2016 में एक उपचुनाव हुआ था। दरअसल 2015 में जब चुनाव हुआ था तो बसंत कुमार आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव यहां से जीते थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वो प्रत्याशी थे। लेकिन दुखद बात ये रही कि विधायक का शपथ ग्रहण जो होना था उससे पहले ही, शपथ लेने से पहले ही उनका निधन हो गया, और फिर जो है एक बाई इलेक्शन हुआ, और उस बाई इलेक्शन में जो बसंत कुमार हैं उनके बेटे सुधांशु शेखर ने जो है वो जीत हासिल की और 18,000 वोटों से वो चुनाव जीते। एक सिंपैथी भी वोट था वहां पर, और उस वक्त जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद शब्बीर, वो दूसरे स्थान पर रहे, और तीसरे स्थान पर राम नरेश पांडे रहे थे। फिर 2015 की हम बात कर लेते हैं, जो मुख्य चुनाव हुआ था उस वक्त जो है महागठबंधन बना हुआ था, तो यहां पर जेडीयू ने जो है अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, कांग्रेस को यह सीट गठबंधन में गई थी, और आरएलएसपी से बसंत कुमार जो है वो चुनावी मैदान में थे, और एज यूजुअल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राम नरेश पांडे फिर से चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलती है, और बल्कि क्वाड्रेंगुलर फाइट कह लीजिए, चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। बसंत कुमार को आते हैं 40,000 से ज्यादा वोट और 28% मत उनके पास, जबकि दूसरे स्थान पर मोहम्मद शब्बीर थे जिनको कि आते हैं 36,576 वोट, 25.25% वोट, और तीसरे स्थान पर सीपीआई के राम नरेश पांडे जिनको कि 22,709 वोट आते हैं, 15.68% वोट। और चूंकि रामाशीष यादव को टिकट नहीं मिला था आरजेडी की तरफ से, तो रामाशीष यादव निर्दलीय चुनाव में उतर गए। रामाशीष यादव बेनीपट्टी से विधायक भी रह चुके हैं, तो उनकी एक पैठ भी इस क्षेत्र में थी, और ये चीज चुनाव में दिखा भी। वो भी 21,670 वोट लाने में सफल रहे, 15% वोट। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हुआ, और बसंत कुमार सिर्फ 28% वोट लाकर 3,892 वोटों से चुनाव जीत गए। इसके बाद 2020 का समय आता है। अब 2020 में अगर आप देखिए, इस बीच जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें सुधांशु शेखर जीते, बसंत कुमार के बेटे, वो भी आरएलएसपी के ही टिकट पर जीते थे। लेकिन 2016 और 2020 के बीच में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, फिर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया 2018 में, लेकिन उनकी पार्टी के जो 3 विधायक थे जिसमें सुधांशु शेखर भी शामिल थे, उन्होंने खुद को ओरिजिनल आरएलएसपी बता दिया और उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। और फिर जो है 2019 में तीनों ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया, और यही वजह है कि 2020 में सुधांशु शेखर जेडीयू के टिकट पर तीर के निशान के साथ हरलाखी के चुनावी मैदान में उतरे। अब इस बार जो है, जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां भी थी, तो गठबंधन में ये सीट लेफ्ट को दे दी गई, क्योंकि वहां से कद्दावर नेता हैं लेफ्ट के राम नरेश पांडे सीपीआई के, तो उनको दे दिया गया टिकट कि आप चुनावी मैदान में उतरिए। तो मोहम्मद शब्बीर जो कि कांग्रेस के टिकट पर पिछले चुनाव लड़ रहे थे और लगातार लड़ रहे थे, वो यहां से निर्दलीय
खड़े हो जाते हैं। तो फिर से एक ट्राइंगुलर और आरएलएसपी मिला के क्वाड्रेंगुलर फाइट हो जाती है और जिसका फायदा सुधांशु शेखर को फिर मिलता है। 60,393 वोट उनको आए, 36.1%, और राम नरेश पांडे को आए 42,800 वोट, मतलब 25.6%। मोहम्मद शबीर जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको आए 27,499 वोट, मतलब 16.4%, और आरएलएसपी के संतोष कुमार सिंह को 6,807 वोट, मतलब कि 4.1% वोट उनको भी आया। तो जो जीत मिली सुधांशु शेखर को वो मिली 17,593 वोटों की। तो अब इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या फिर सीपीआई से ही कैंडिडेट आएगा? अगर सीपीआई से कैंडिडेट आएगा तो मोहम्मद शबीर क्या करेंगे? मोहम्मद शबीर ने लगभग घोषणा कर रखी है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी ये उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस को जाएगी। शकील अहमद जो हैं इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं और उनको उन पर भी भरोसा है कि ये सीट कांग्रेस के पास आएगी। लेकिन सीपीआई को तो गिने चुने सीट मिलती है, तो उसमें क्या राम नरेश पांडे अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? हालांकि उनकी आयु जो है वो 80 क्रॉस कर चुकी है लगभग, लेकिन वो फिट हैं। वो जो भी अभी बैठकें होती हैं महागठबंधन की, उसमें शामिल होते हैं। जो महागठबंधन की बैठकें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उस शब्बीर फिर खड़े हो जाते हैं निर्दलीय, तो फिर ये सीट लूज कर सकती है महागठबंधन। ये तो अभी तो पहला जो कदम होगा वो ये होगा कि यहां पर राम नरेश पांडे चुनाव लड़ेंगे, मतलब सीपीआई चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये तय करना होगा। और फिर उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। राम नरेश पांडे ही चुनाव लड़ेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी से वो किसी और का नाम आगे करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन मोहम्मद शबीर तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये सारे प्रत्याशी, और एक और दिलचस्प बात है, चूंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि यहां का समीकरण आरजेडी को बहुत सूट करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के जो वहां कार्यकर्ता हैं उनकी भी बहुत डिमांड है और कई प्रत्याशी बन चुके हैं। मतलब वो अपने आप को प्रत्याशी समझ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहां से आरजेडी चुनाव लड़े। निशांत मंडल का एक नाम आता है, वो अति पिछड़ी जाति से हैं, वो कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो कई उम्मीदवार हैं, एक प्रिया राज का नाम आता है। तो आरजेडी से भी इस बार यहां पर उम्मीदवार होने की संभावना हो सकती है। तो अगर सीट शेयरिंग जब होती है तो कई बार आप अदला बदली कर लेते हैं सीटों का, तो वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या कुछ होगा इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो है कि अगर आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई और फिर ट्राइंगुलर या क्वाड्रेंगुलर फाइट होती है तो फायदा जो है वो जेडीयू को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ के एक जातीय समीकरण को देख लेते हैं जो कि अनुमान पर आधारित है। उसमें अगर हम देखें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 12.61% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 14.2 और यादव जो हैं वो 17 से 19% के आसपास हैं। कुछ तो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा। तो एक एमवाई समीकरण साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। वो 31 से 33, कुछ लोग 35% तक जो है इस इक्वेशन को मानते हैं। तो एक ये चीज दिखती है। लेकिन यहां पर जो कोयरी, कुर्मी और धानु जो एक कोहेसिव यूनिट जो है नीतीश कुमार ने बनाई है कि कोयरी कुर्मी के साथ धानुक को जो है वो जोड़ते हैं और खास करके मिथिला के रीजन में, तो वो उनका बहुत सशक्त जो है एक आपको बॉन्ड बन जाता है और वो यहाँ पर 13 से 15% के आसपास जो है वो होंगे। वैश्य वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 8 से 9%। और सामान्य जाति जिसमें कि ब्राह्मण और भूमिहार ज्यादा हैं, लेकिन अगर पूरे सामान्य जाति को हम देखें, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, अगर ये सबको मिला लें, यहाँ पर कर्ण कायस्थ जो हैं वो ज्यादा संख्या में मिलते हैं, तो वो 17 से 19% का आंकड़ा वो भी पहुंच जाता है। और मल्लाह वोटर्स जो हैं वो 5 से 6% हैं, जो कि मुकेश सहनी जो है यहाँ पर इस सीट के लिए थोड़े जो है वो दिख सकते हैं कि वो भी कहें कि ये सीट आप हमें दे सकते हैं। तो सिंपल है, महागठबंधन को एमवाई पे भरोसा है,
प्लस मल्लाह वोटर्स को वो जोड़ता है, कैंडिडेट के कास्ट पर जो है वो विश्वास करता है। तो महागठबंधन का ये इक्वेशन है और साथ में जो एससी वोटर्स है उसमें अपना हिस्सा वो खोजता है। तो एनडीए जो है वो कोयरी कुर्मी धानों का 13 से 15, जनरल के 17 से 19, वैश्य के 8 से 9%, तो लगभग दोनों बराबरी पर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर दलित वोट जिसकी तरफ ज्यादा जाता है और जो अति पिछड़ी जातियों का वोट जिनको ज्यादा जाता है उनको इस सीट पर जो है वो सफलता मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मुकाबला बराबरी पर है। लेकिन एक बार कौन सा दल यहां पर चुनाव लड़ेगा और कौन सा प्रत्याशी होगा, ये दो चीजें जब एक बार स्पष्ट हो जाएंगी तब पता चलेगा कि हरलाखे का मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। तो देखिए ये हरलाखी को स्कैन करने पर नजर आया है, दोनों खेमों में आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन अगर कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है या फिर ये सीट किस पार्टी को जाती है, किस कैंडिडेट को जाती है, उसके बाद ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।